कोरोना की सेकेंड वेव ने जितनी तबाही मचाई वैसी थर्ड वेव में ना हो, इसी के लिए राज्य सरकारें अभी से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर हो सकता है, लिहाजा कई राज्य सरकारों ने इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहा देश अभी से तीसरी लहर को लेकर अलर्ट मोड में आ गया है। थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में नौनिहालों को बचाने के लिए अभी से थर्ड वेव से निपटने की तैयारी करना जरूरी है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कोरोना की तीसरी लहर को हराने का प्लान तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए कई जनपदों में बच्चों के बेहतर इलाज के लिए PICU बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी मिशन के तहत आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में एक PICU बनाया जा रहा है। यह प्रदेश का पहला 100 बेड का PICU होगा। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ऐसा माना जा रहा था कि इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। हम आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं और DM साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले एक सप्ताह में कितने बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए और पहले की अपेक्षा क्या ये संख्या बढ़ी है या उतनी ही बनी हुई है। DM PN सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो माना जा रहा था कि कोरोना की लहर को देखते हुए तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, तो उसको देखते हुए क्या परसेंटेज निकल कर आई है? अगर पहले तो जो शासन से हमें निर्देश प्राप्त हुआ उसके क्रम में हम लोग 100 बेड का एक ICU बच्चों के लिए डेडिकेटेड SN मेडिकल हमारा कॉलेज है वहाँ बना रहे हैं। इसके अलावा 20 बेड का हम लोग जो जिला अस्पताल है वहाँ तैयारी चल रही है। तैयारी तो जोरों पे है। अलग से हम लोगों ने 100 बेड कहाँ बना उसको चिन्हित कर लिया है, कुछ उसमें काम होने हैं और उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी एक आकलन कर लिया गया है। शासन से हमें बजट भी मिल गया है, कुछ डिमांड हमने और किया हुआ है, इस पे काम चल रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जम्मू कश्मीर में भी बच्चों के लिए अलग कोविड वार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल SMGS में 2 वार्ड को बच्चों के लिए कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है और लगातार जम्मू कश्मीर सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ बड़े कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे कि यहां पर कोरोना वायरस को फैलने से यहां पर रोक दिया जाए और लगातार इस तरह के कदम जो हैं वो उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि इस समय हम जम्मू के सबसे बड़े बच्चों के जो अस्पताल है SMGS अस्पताल वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तीसरी लहर की तैयारी जो है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें अब यहाँ पर 2 वार्ड जो हैं वो कोविड के लिए यहाँ पर डेडिकेट किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये वार्ड बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर तीसरी लहर में जिस तरीके का खतरा है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसको देखते हुए अब पूरा ये जो वार्ड्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और ये जो वार्ड्स होंगे इसके साथ यहाँ पर 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो 20 बेड्स होंगे उनके साथ यहाँ पर वेंटिलेटर्स जो हैं वो यहाँ पर लगे होंगे। इसके साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है इस हॉस्पिटल में उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर फंक्शनल जो है वो कर दिया जाए। उसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और युद्ध स्तर पर इस समय काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। दूसरी लहर के बीच जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनको कोविड अस्पताल में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है और अगर वो बच्चों को यहाँ पर इफेक्ट करती है तो उसके लिए सरकार किस तरीके से पहले ही तैयार हो गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है, अभी भी जम्मू कश्मीर में दूसरी लहर बिल्कुल लगातार फैल रही है, लेकिन तीसरी लहर की तैयारी ये बहुत इंपॉर्टेंट था और कैसे अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने ये वार फुटिंग पे काम लगाया है कि हम इस वार्ड को तैयार करेंगे जिसमें 20 बेड जो हैं ICU के लिए रखे जाएंगे, 20 बेड वेंटिलेटर्स के लिए रखे जाएंगे, बाकी सबको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाई जाएगी। ऐसे ही हमारे इसके ऊपर वार्ड हैं, 2 वार्ड हैं, उनको भी हम ऑक्सीजन लगाएंगे और जो भी लेफ्ट ओवर अस्पताल के जो भी वार्ड हैं सबको फुली इक्विप्ड करेंगे ऑक्सीजन पाइपलाइन से, उसकी एसेसरीज के साथ। काफ़ी लिटरेचर में आ रहा है कि थर्ड वेव इमिनेंट है और बच्चों में ये होगी, प्रभावित करेगी। इसका रीज़न ये भी है कि बच्चे अभी तक सो फार बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं और उनकी जो अभी तक जो उनकी प्रोपोर्शन है वो भी कम रही है। जैसे कि वेव 1 में जितने परसेंटेज बच्चे थे उतने ही अभी हैं, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो नंबर ज़्यादा है।
थर्ड वेव के लिए, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि थर्ड वेव होगी, तो हम उसके लिए ऑलरेडी तैयार हैं। हमने अपना स्टाफ पूरा, हमने मीटिंग्स करी हैं और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी है। एक वार्ड में हम नया, हमारे पास नॉन कोविड के अलावा हम कोविड के भी ICUs बना रहे हैं, स्टेप HDU बना रहे हैं, स्टेप डाउन वार्ड बना रहे हैं, और अदर वार्ड्स को भी हम ऑक्सीजन पे और सक्शन पे रख देंगे, सो दैट कि इन केस ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हों। हम राजस्थान में भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार अभी से एक्शन मोड में आ गई है। चाइल्ड हॉस्पिटल में तीसरी वेव को लेकर विशेष तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। अस्पताल में जितने भी बच्चों के वार्ड हैं, वहां ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। थर्ड वेव, ट्रिपल म्यूटेंट, क्योंकि ये जो वैक्सीन अभी बनी है ये डबल म्यूटेंट को कवर करती है, थर्ड म्यूटेंट को ये भी कवर नहीं करती है। एक सवाल तो वो हमारे सामने है जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी थ्रेट जो आ रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो अभी से राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं, जिसमें जितने नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, जितने पीकू हैं, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, और जितने SNCU है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, सब में सेंट्रलाइज पाइपलाइन बिछा के ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग जाए, वहाँ उनको वेल इक्विप किया जाए, ताकि थर्ड वेव की चुनौती जो बच्चों को संक्रमित करने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, राजस्थान ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन जारी कर दिए हैं और राजस्थान में ये काम शुरू हो गया। थर्ड वेव कब आएगी, कितना खतरा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर वक्त रहते तैयारी कर ली गई तो मुमकिन है कि जैसे सेकेंड वेव में हुआ वैसा ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार के नालंदा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। ये लोग जरूरतमंद से पैसे ले लेते थे लेकिन किसी को सिलेंडर नहीं देते थे। अब पुलिस इन लोगों से पूछताछ करके पता लगा रही है कि इनके गैंग में दरअसल में कुल कितने लोग शामिल हैं। पुलिस क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल की एक टीम ने बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि कोविड पैंडेमिक के दौरान दिल्ली में जो नीडी लोग थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने के नाम पे पैसे कलेक्ट करते थे और फिर वो गायब हो जाते थे। इन्होंने सिलेंडर किसी को भी नहीं दिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में इस क्राइम में इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, ATM कार्ड्स इत्यादि इनसे बरामद हुए हैं और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। कोरोना के खिलाफ देश की जनता साथ मिलकर जंग लड़ रही है। लॉकडाउन के जरिए कोरोना की चेन तोड़ने की कवायद जारी है, लेकिन इस बंदी ने गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसे में कम्युनिटी किचन के जरिए शानदार पहल की गई है। लखनऊ में गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन का आगाज किया गया है। वहीं पौड़ी में पुलिस टीम ट्रक ड्राइवरों की मदद के लिए आगे आई है। पौड़ी के सतपुतली थाने में स्वादिष्ट खाने के पैकेट के साथ खुश रहने का संदेश। इस थाने की महिला पुलिस कर्मचारी अपनी मेस में ट्रक ड्राइवरों के लिए खाना तैयार करती हैं और जवान इन्हें ट्रक ड्राइवर्स को मुहैया कराते हैं। इस पहल से पौड़ी और आसपास से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर बेहद खुश हैं। पौड़ी से आ रहे हैं और कोरोना के चक्कर से सारे होटल बंद हैं, हमें कहीं खाना नहीं मिला और यहाँ सतकुली थाने से खाना दिया जा रहा है और हम लोगों को भी खाना दिया है और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। दरअसल पौड़ी में पुलिस की कोशिश मिशन हौसला के तहत अंजाम दी जा रही है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से हाईवे पर मौजूद मेस और ढाबे बंद हैं। ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स की परेशानी को हल करने की कोशिश बड़ी राहत लेकर आई। कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद हैं,
तो मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि जो हमारे ये ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मैस से ऐसे ही कुछ फूड पैकेट्स बना रहे हैं जो इनको हम लोग दे रहे हैं। और चूँकि ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिसको हम लोग अभी आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर सीएम योगी ने नई पहल की है। लखनऊ में गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सरकार ने लखनऊ में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। नगर निगम के द्वारा ये कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और देखा जाए तो चूंकि पूरे प्रदेश में इस वक्त आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ है, 24 मई तक पूरे प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू है और देखा जाए तो जो गरीब तबका है कहीं ना कहीं कोरोना के साथ साथ कर्फ्यू की मार भी झेल रहा है। वैसे में इन लोगों के लिए कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इसमें ये कोरोना कर्फ्यू के चलते कई लोगों के सामने समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो उसके लिए ये जियामऊ कल्याण मंडप में कम्युनिटी किचन हमने आरंभ की है। इसमें लगभग प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा लोगों को इससे राहत दी जाती है, उन तक खाना पहुंचाया जाता है। इसमें मूल रूप से जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहां पे ऑटो चालक या रिक्शा चालक जो थे, जिनके सामने रोज़ की अर्निंग की समस्या पैदा हो गई, उन लोगों को हम फूड पैकेट्स पहुंचाते हैं। इसके अलावा कई सारे जो हमारे मुख्य बाज़ार हैं, जैसे अमीनाबाद है, चारबाग है, इस तरीके के बाज़ारों में जो पटरी दुकानदार हैं या इस तरीके के लोग हैं जिनके समक्ष खाने पीने की समस्या है, उन लोगों को भी हम प्रतिदिन जो है भोजन उपलब्ध कराते हैं। दूसरी जगह है जहां पर आमतौर पर देखा जाता है कि जो रिक्शा चालक होते हैं और जो गरीब तबका होता है वो वहां पर इकट्ठा होता है, वहां पर इन फूड पैकेट्स की सप्लाई की जाती है। आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है, वैसे में कहीं ना कहीं इससे जो गरीब और मजदूर तबका है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। वैसे में उन लोगों के लिए और उन लोगों को राहत देने के लिए लखनऊ नगर निगम की तरफ से इस कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। एक तरफ बातचीत का दिखावा और दूसरी तरफ सरहद पर बारूदी साजिश। चालबाज चीन की यही हकीकत है। एलएसी पर चालबाज चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। खबर है कि ड्रैगन लद्दाख के पास अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के करीब सैनिकों की संख्या में इजाफा कर रहा है। एलएसी पर ड्रैगन फिर रच रहा है साजिश। पूर्वी लद्दाख के पास बंकर बनाकर चीन की सेना कर रही है युद्धाभ्यास। चालबाज चीन की हरकतों पर भारतीय सेना की पैनी नजर। एक तरफ हिंदुस्तान चीनी वायरस कोरोना को धूल चटाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे सरहद पर भी चीन की साजिशों से जूझना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन की जरूरत को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है। At the moment the situation is quite stable and this is a regular annual feature that we all come to our training areas during this particular period. So similarly he has also come to his training areas, but they are under our watch and we know who has come, what training they are doing, but there has been no forward movement and there has been no movement in any areas where we have disengaged from, and that disengagement that we have done is being honored in letter and spirit. So there is hope for the future. सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अभी अपनी सरहद की हद में ही युद्धाभ्यास का दिखावा कर रही है, लेकिन पीएलए के सिपाही इन इलाकों में बंकर बनाते दिख रहे हैं। चीन के इस जवाबड़े पर भारतीय सेना लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। पूर्वी लद्दाख में मुठभेड़ शुरू होने के बाद भारत की सेनाओं ने पेंगोंग झील के दक्षिण में कुछ पहाड़ियां जो कैलाश हाइट्स के नाम से जानी जाती हैं उन पर कब्जा किया था, और जहां से हम दूर तक चाइना की पोजीशंस को ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट कर सकते थे। चाइना को ये पोजीशन अखरती थी, तो उन्होंने बातचीत का बहाना लेकर हमको वो हाइट छोड़ने पर मना लिया। ज़मीनी हालत की वास्तविकता ये है कि वो जो एलएसी, जिसको हम एलएसी मानते रहे हैं, उसके पश्चिम में आ गए हैं और अभी और कोई बातचीत नहीं होने वाली। तो जो एलएसी पहले थी वो अभी पश्चिम की तरफ आएगी और कुछ इलाका जिसको हम अपना समझते आए हैं वो चाइनीज़ के कब्जे में रहेगा। गलवान में खूनी झड़प के बाद बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख में तनाव तो कम हुआ है, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देप्सांग को लेकर अभी तक बातचीत बेनतीजा रही है। इन इलाकों में डिसएंगेजमेंट की आधी अधूरी प्रक्रिया की वजह से भारत ने अपना सैन्य जमावड़ा जस का तस रखा है, ताकि किसी भी जरूरत का माकूल जवाब दिया जा सके।
एलएसी पर कुछ महीनों की शांति के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। चीन का खुद का अतीत उस पर शक पैदा करने के लिए वाजिब वजह देता है और यही वजह है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और चीन की जवानों की हर हरकत पर पूरी नज़र रखे हुए है। यही नहीं, लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट इलाकों में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और आईटीबीपी के अतिरिक्त जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन। अब बात ताउते तूफान के असर की, जो जयपुर में भी लगातार देखा जा रहा है। जयपुर में जमकर बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो 5 बत्ती इलाके की हैं। जयपुर के 5 बत्ती इलाके की आप तस्वीर देख सकते हैं। तेज हवाओं के साथ कितनी तेज बारिश हो रही है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त किस तरीके के हालात राजस्थान में है। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है ताउते के चलते। राहत की बात यह कि ताउते तूफान अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन देश के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और दिल्ली में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी बारिश जारी रह सकती है। ताउते तूफान का तांडव भले ही कमजोर पड़ रहा है, लेकिन कई राज्यों में ताउते का असर नजर आ रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाएं चल रही हैं। एमपी से लेकर राजस्थान, दिल्ली से लेकर यूपी में बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से आए ताउते तूफान का असर राजस्थान में थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। माउंट आबू में तूफान ने काफी नुकसान किया, काफी पेड़ गिर गए तो कई घरों की छतों पर लगी चद्दर उड़ गई। डूंगरपुर में काफी तेज बारिश हुई तो जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में भी बारिश जारी है। राजस्थान में कितनी गति के साथ एंटर हुआ है ताउते तूफान और अभी किन जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और आगे कब तक ताउते तूफान का असर राजस्थान में दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राधेश्याम जी। सबसे पहले चूंकि लगातार कल से आपसे बात हो रही थी कि राजस्थान में आने वाला है, तो राजस्थान में ताउते तूफान कब आया, कितनी गति से आया और किस जिले में आया? देखिए, राजस्थान में 18 तारीख को मिडनाइट के आसपास साउथ राजस्थान के उदयपुर ज़िले से एज ए डिप्रेशन के रूप में इसकी एंट्री हुई है। और फिलहाल यदि बात करें तो यह मैप से देख सकते हैं कि ये जो साउथ राजस्थान का पोर्शन है, ये रात को आप देखेंगे 19 तारीख को 0 UTC यानी अर्ली मॉर्निंग, और फिलहाल ये सिस्टम अजमेर के आसपास, अजमेर की तरफ यूँ कहें कि बढ़ रहा है। और लेकिन अभी इंटेंसिटी देखें तो अभी भी ये डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है। अब यदि अगले 24 घंटों में देखें जी, क्या रही थी और ये कौन सा जिला था जहाँ एंटर हुआ था राजस्थान, जिसमें तस्वीरों में जरा बताएं। ये देखेंगे तो ये उदयपुर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट का जो एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ से मध्य रात्रि के आसपास ये डिप्रेशन के रूप में प्रवेश किया है। और सिस्टम का मूवमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में यानी जयपुर भरतपुर संभाग की तरफ है। साथ ही साथ इसका जो इंटेंसिटी है वो भी कमज़ोर हो रहा है। तो अगले 12 घंटों में ये डिप्रेशन से और कमज़ोर होकर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बन जाएगा। करीब करीब पूरे मध्य प्रदेश में ताउते तूफान के चलते बारिश देखने को मिली। राज्य के करीब 30 जिलों में तेज बारिश हुई तो आगे भी बारिश देखने को मिल सकती है। ताउते तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के तकरीबन 30 ऐसे ज़िले हैं जहां पर बीते 1-2 दिन में बारिश हुई है। इसके अलावा अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है कि आने वाले 1-2 दिन तक मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश की आशंका जो है वो जताई गई है। दिल्ली में दिन भर बारिश होती रही, कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। दिल्ली में हो रही बारिश ने दिल्ली वालों को राहत दी है और राजधानी में मौसम की करवट के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ जो तापमान है उसमें भी 6 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बताएं तो ये हालात
न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के भी हैं, जहां पर रुक रुक के बारिश हो रही है। रिमझिम फुहार अभी भी पड़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी और यही स्थिति जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। अगर मौसम विभाग की माने तो फिर ये प्री मानसून की जो बारिश है वो उसकी संभावना जताई गई है। ताउते तूफान के कारण मई महीने में दिल्ली में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। ताउते तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। लखनऊ से लेकर मेरठ और गाजियाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जिलों में अगले 2 दिन और बारिश जारी रह सकती है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कल से ही यूपी के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ और आसपास के इलाकों में कल रात से ही बारिश हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लखनऊ और आसपास के इलाकों में काफ़ी बारिश हुई है। हालांकि रविवार से ही लखनऊ और आसपास के जो तमाम ज़िले हैं वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो गया था और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। जिस हिसाब से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है उसकी वजह से, चूँकि मई का महीना है, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि बरसात का मौसम अभी आ चुका है। जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि अरब सागर में जो ताउते तूफान उठा है उसकी वजह से यूपी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों तक ऐसे ही प्रदेश का मौसम बना रह सकता है। उत्तराखंड में भी बारिश जारी है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में 19 और 20 मई के लिए रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इस वक्त अगर आप दून में देखेंगे तो देखिए लगातार बारिश हो रही है। सुबह से ही मौसम बारिश का था, लेकिन दोपहर के बाद से अब देखिए किस तरह लगातार बारिश तेज हो रही है। पहाड़ के जो जनपद हैं, खासतौर पे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन सभी जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शासन की ओर से भी जिले के जिला अधिकारियों समेत आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में भी ताउते का असर दिख रहा है और बारिश हो रही है। हालांकि तूफान के कमजोर पड़ने से खतरा टल गया है। की न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।